21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप किसी भी एरिया में देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। चाहे आप बिजनेस में देखिए, चाहे आप बैंकिंग में देखिए, आप एग्रीकल्चर में देखिए, आप अपने घर के आसपास के किसी शॉप में चले जाइए, हर जगह किसी ना किसी रूप में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, क्लास में बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए, चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटेक मॉडल की, कि किस तरह से क्लास में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर कर क्लास की जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टाइम की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ही बोला, टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर फील्ड में, हर एरिया में देखोगे आप, टेक्नोलॉजी का यूज आपको होता हुआ मिलेगा। हर कोई अपने अपने तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। For effective result, it is really important for teacher to take care of how and when the technology is to be integrated। कि अगर टीचर चाहता है कि भाई जो क्लास में पढ़ा रहा है उसको इफेक्टिव रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, तो इसके लिए उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपनी क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो कैसे और किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे। ठीक है, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को समझाए, तो इस बात को उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा when planned and executed properly, technology is very useful in delivering a high quality learning experience for student। तो देखिए इसके लिए जरूरी है, आपको किसी भी काम में सक्सेस तभी मिलती है ना जब आप की प्लानिंग बढ़िया होती है। तो इसलिए एक टीचर चाहता है कि यार क्लास में वो टेक्नोलॉजी का यूज करे, क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, तो उसके लिए उसको एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग बनाना और उसको किस तरह से एक्सिक्यूट करना है, तो इन सारी चीज के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग अच्छी होगी तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी तरह से अगर टीचर चाहता है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या चैप्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, किस चैप्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, किस तरह से करेगा, ठीक है, पीपीटी के थ्रू दिखाएगा, ऑडियो का इस्तेमाल करेगा, वीडियो का इस्तेमाल करेगा, इमेज का इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, आप भी जब स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। प्लानिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्लास में जब आप जाओगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से बच्चों को डील करना है, किस तरह से बच्चों को बताना है, क्या होमवर्क देना है बच्चों को। तो प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। There are various models and approaches to integrating technology in the classroom। की क्लास में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं एनटेक मॉडल की। तो सबसे पहले हम एनटेक मॉडल के बारे में जानते हैं। एनटेक मॉडल है क्या? एन का मतलब इंटीग्रेटिंग, एकीकरण, टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, और क्यू का मतलब है इंक्वायरी। ठीक है, तो अगर इसको हम जाने, NTEQ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, जिसको आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि क्लास में किस तरह से, जो भी एज मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हो, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके क्लास में आप सोशल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। क्लास में टीचिंग लर्निंग आप उसको इफेक्टिव बना सकते हो। किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आप बच्चों को सोशल साइंस में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो इन जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं, इनको किस तरह से आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा सकते हो, किस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि बच्चे टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो अलग अलग टॉपिक है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है खुद से सर्च करें, खुद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, अपनी नॉलेज को खुद से इनहेंस करें। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर हम एनटेक मॉडल की बात करें, तो यहां पर क्या है कि इस मॉडल के थ्रू क्या है कि क्लास में टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मॉडल को किसने डेवलप किया था? लॉथर एंड मॉरिसन ने। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की खुद की होती है। प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है और सेकेंडरी टीचर का। मतलब क्या है कि
स्टूडेंट क्या करेगा कि टीचर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देगा, फ्रीडम देगा खुद से जानने का, खुद से सीखने का, और स्टूडेंट क्या करेगा, खुद से चीजों को जानेगा, सीखेगा, खुद से एफर्ट करेगा, और टीचर बस स्टूडेंट की हेल्प करेगा। टीचर का काम बच्चों को बताना नहीं, सिखाना नहीं, बल्कि बच्चा खुद से सीखेगा। टीचर का काम है बच्चे की बस हेल्प करना है। अगर बच्चे को टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, टीचर क्या है, बच्चों को गाइड करेगा, हेल्प करेगा, बाकी बच्चा अपने एफर्ट से खुद से सीखेगा। कैसे सीखेगा आगे अभी हम इस पर बात करेंगे। इट्स पर्पज इज टू यूज द कंप्यूटर एज एन इंटीग्रेटेड टूल विद इन द क्लासरूम। कि यहां पर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कंप्यूटर को एज अ लर्निंग टूल, ठीक है, एक लर्निंग टूल के रूप में क्लास में यूज करना। मतलब क्या है कि क्लास में टीचर हो या स्टूडेंट हो, कंप्यूटर का यूज करके जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ लर्निंग टूल, कि इसमें टेक्नोलॉजी को एक लर्निंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी में क्या, कंप्यूटर को। इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे क्लास में अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का यूज किस रूप में किया जा रहा है, बच्चों को प्रॉब्लम दी जा रही है, बच्चा टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, उसका क्या आंसर है। जो भी बच्चे को क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर बच्चा सर्च करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, कि बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा तो बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, बच्चा कंप्यूटर में गूगल पे सर्च करेगा, जो भी प्रोजेक्ट से उससे रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है कहाँ कहाँ पर, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इट्स अ 10 स्टेप लेसन डिजाइन प्रोसेस, कि यहाँ पर अगर हम एनटेक मॉडल की बात करें तो इसके 10 स्टेप्स हैं, और इन 10 स्टेप्स को जब आप जानेंगे, एक एक स्टेप्स को जानेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से क्लास में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है। तो स्टेप्स ऑफ एनटेक मॉडल, अब हम इसके एक एक स्टेप्स को जानते हैं। आप एक एक स्टेप्स को देखना, और किस तरह से एनटेक मॉडल को यूज किया जाता है क्लास में, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, कोई भी काम आप करते हो तो उस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव तैयार करने पड़ते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पता होंगे तभी तो आप उसको फुलफिल करोगे। आपको पता होगा कि आप जाना कहाँ है, तभी तो आप वहां पे पहुंचोगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला है कि अगर आप कोई भी चैप्टर बच्चों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उस चैप्टर में आपको बताना क्या है, समझाना क्या है। आप इंडस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इंडस्ट्री में बच्चों को क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो कि इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, किस जगह पे कौन सी इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, उसको बनाया जाता है, स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव, कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि इंडस्ट्री के बारे में आप जब बच्चों को बताओगे तो बच्चा क्या क्या सीखेगा, आपको बताना क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप्स क्या होता है, मैचिंग ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूटर फंक्शन, कि अब जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, ठीक है, कि आपको जो जो ज्योग्राफी में, इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में जो जो बच्चों को आपको बताना है, समझाना है, तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर जो है क्या वो फंक्शन करेगा कि नहीं। मान लो हर हम अलग अलग कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है, तो हर कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप चाहते हो कि बच्चा उसमें पीपीटी बनाए, ठीक है, बच्चा चार्ट्स का यूज करे, बच्चा अलग अलग जो चार्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करे, बच्चा क्वेश्चन आंसर तैयार करे। तो क्या उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कंप्यूटर में है कि नहीं, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड कंप्यूटर में जो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज की जांच पहले से कर लेना है कि कंप्यूटर को किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव जो है उस हिसाब से कंप्यूटर को यूज में लिया जा सकता है कि नहीं। तो कंप्यूटर फंक्शन की मैचिंग करनी है आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंप्यूटर फंक्शन करने चाहिए, ठीक है। मान लो आप कोई वीडियो गेम जो है आप डाउनलोड करते हो, वीडियो गेम आप कंप्यूटर में खेलना चाहते हो, लेकिन उसके हिसाब से कंप्यूटर में मेमोरी ना हो,
तो वीडियो गेम आप उस कंप्यूटर में चलाओगे वो चलेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, आप बच्चों को जो बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो उस हिसाब से कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई प्रॉब्लम, समस्या का वर्णन करना। अब इसमें क्या है, इसमें आप क्या करोगे कि बच्चों को आप प्रॉब्लम दोगे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है तो आप बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब है, प्रॉब्लम देने का मतलब उनको मारना पीटना नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम देने का मतलब है आप उनको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो, आप उनको जो भी चैप्टर पढ़ाना है, मान लो इंडस्ट्री या बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप वो चैप्टर बच्चों को बता रहे हो कि देखो एक चैप्टर है, अब इससे रिलेटेड तुम क्या करो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बच्चों के सामने जो भी चैप्टर है उसको एक प्रॉब्लम के रूप में बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करोगे। और फिर क्या करोगे, दो काम आप कर सकते हो, या तो रिसर्च एंड एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप उससे रिलेटेड डाटा बच्चों को दोगे, आप बच्चों को उससे रिलेटेड डाटा दोगे और बच्चों से कहोगे कि आप इसको पढ़ो। और पढ़ने के बाद इंडस्ट्री के बारे में जो जो मेन मेन चीजें हैं, ठीक है, आप वो जो है नोट्स के रूप में आप प्रिपेयर करो। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि आप बच्चों से ही कह सकते हो कि अच्छा ऐसा करो, एक टॉपिक है और आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप कलेक्ट करो। तो या तो आप बच्चों को डाटा प्रोवाइड कर सकते हो या बच्चे से खुद से डाटा सर्च करने के लिए कह सकते हो, ठीक है। चलो, फोर्थ स्टेप हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस। यहाँ तक बच्चों ने क्या किया, बच्चों को पता चल गया कि उन कौन सा टॉपिक उनको मिला है, कौन सा प्रोजेक्ट मिला है, और बच्चों को डाटा भी टीचर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया गया। बच्चों ने खुद से सर्च डाटा किया, डाटा को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चलो डाटा आ गया, मान लो आपसे आपके टीचर ने कहा कि चलो तुम्हें इस सब्जेक्ट पे पीपीटी बनानी है, ठीक है, पावर पॉइंट तैयार करना है, एक मल्टीमीडिया लेसन प्लान तैयार करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है कंटेंट इकट्ठा करना। तो यहां तक फोर्थ स्टेप तक कंटेंट इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, पीपीटी के फॉर्म में करोगे। आप उसमें वीडियो को ऐड कर सकते हो, आप उसमें ऑडियो को ऐड कर सकते हो, उसमें आप इमेजेस को यूज कर सकते हो, आप उसमें चार्ट्स को यूज कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि रिजल्ट प्रेजेंटेशन की आपने जो भी डाटा इकट्ठा किया, जो भी आपने सर्च किया, जो भी आपको रिजल्ट मिला, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी अपने जो रिजल्ट है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको भी आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्टिविटीज प्रायर टू कंप्यूटर। अब आप जब कंप्यूटर का यूज करके पीपीटी बनाओगे, ठीक है, वीडियो ऐड करोगे, उसमें ऑडियो ऐड करोगे, उससे पहले कंप्यूटर का यूज करने से पहले क्या एक्टिविटी है, बिफोर वर्किंग ऑन कंप्यूटर टीचर गिव्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। कि टीचर आपको टॉपिक के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देगा कि टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या चीजें बनानी है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करना है, क्या क्या चीजें बतानी है, किस तरह से आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो, किस तरह से आप वीडियो को ऐड कर सकते हो। तो इसकी जो प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, टीचर आपको बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अब आप कंप्यूटर का यूज करने लगे, कंप्यूटर का यूज करके आप पीपीटीज बना रहे हो, आप उसमें कंटेंट डाल रहे हो, आप उसमें पॉइंट्स डाल रहे हो, आप उसमें इमेजेस को ऐड कर रहे हो, वीडियो को ऐड कर रहे हो। तो इस सारी जो एक्टिविटीज है इसमें टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद आपने पीपीटी को तैयार कर लिया, ठीक है। तो पीपीटी तैयार करने के बाद, ठीक है, कंप्यूटर पे आपने पीपीटी तैयार कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, हियर द लर्नर विल प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट देयर रिजल्ट बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर रिजल्ट। ठीक है, कि यहाँ विद्यार्थी अपने परिणामों को दूसरों के परिणामों के साथ तुलना करके प्रस्तुत और व्याख्या करेंगे कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे को देखेंगे कि किसने क्या क्या सर्च किया, ठीक है। तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी जिसकी सब्जेक्ट के बारे में जो जो नॉलेज एक दूसरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे आपने कोई, आपको असाइनमेंट मिला, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको कोई पीपीटी मिली, तो जब आपका बन जाता है तो आप क्लास में बाकी बच्चों के साथ उसको कंपेयर करते हो कि नहीं, कि मेरा कहीं कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज की सहायक गतिविधियां। चलो, आपका जो है पूरी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, तो उसके बाद टीचर उसको देखेगा। उसके बाद देखने के बाद अगर कुछ रिलेटिव एक्टिविटीज है, मान लो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि आप अपने टॉपिक में और क्या क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऐड कर सकते हो, तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो सकती है। कुछ कमी रह गई तो टीचर आपको और डाटा दे सकता है, ठीक है, आपको बुक्स दे सकता है कि आप इसको पढ़ो और ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और लास्ट में क्या होगा, असेसमेंट, ठीक है, कि लास्ट में
असेसमेंट के थ्रू ये देखा जाएगा कि जो स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहां तक फुलफिल हुए, जो चीजें बच्चों को समझानी थी इंडस्ट्री के बारे में वो बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। सो द फाइनल स्टेप ऑफ एनटेक मॉडल इज द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटेजी, की बच्चों के लिए मूल्यांकन रणनीतियों का विकास, ताकि ये पता चल सके कि जो ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप था वो कहां तक फुलफिल हुए कि नहीं असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये एनटेक मॉडल आपको पता चल गया कि किस तरह से क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, बच्चा कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, टीचर बच्चों को प्रॉब्लम के रूप में जो टॉपिक दे रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसको पीपीटीज के रूप में, उसको वीडियोस के रूप में वो क्या कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है और उसको क्लास में प्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा खुद के एफर्ट से अपनी जो नॉलेज है उसको इनहेंस कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनटेक मॉडल के। एनटेक मॉडल के 5 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स कौन कौन से आपको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें टीचर, टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर बच्चों की हेल्प कर रहा है, कि बच्चों को बता रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का बच्चा यूज कर सकता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई अगर बच्चों की मिस्टेक है तो बच्चों की हेल्प करता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखने का। फिर स्टूडेंट है, टीचर है तो स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से चीजों को जान रहा है, चीजों को सीख रहा है। स्टूडेंट गेट एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सप्लोर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड आ जाता है लेसन। ठीक है, तो लेसन क्या है, गाइड कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि लेसन है ज्योग्राफी में हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है टीचर बच्चों को गाइड कर रहा है, बच्चा जो है कंटेंट को सर्च कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो लेसन, अगर हम एनटेक मॉडल का एक जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है क्या है, कंपोनेंट है लेसन, टीचर स्टूडेंट लेसन। और इसके अलावा कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके अलावा एनवायरनमेंट, उस तरह का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज द टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड एंड वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, कि इस तरह का एनवायरनमेंट हो। और इस तरह की अगर बात करें तो जैसे कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वहां पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी हो, बच्चा उसको अच्छे से यूज कर सके, अच्छे कंप्यूटर हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट हो। तो ये 5 कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनटेक मॉडल, कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज ए लर्निंग टूल, कि यह अधिगम उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। इट यूजेस द कंप्यूटर एज एन इंटीग्रेटिंग टूल विद इन द क्लासरूम, की क्लास में किस तरह से कंप्यूटर का यूज करना है, किस तरह से कंप्यूटर का यूज करके टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बच्चा अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, की एक विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रोल जो है सीखने का स्टूडेंट का है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से सीख रहा है और टीचर बस उसकी हेल्प कर रहा है। इट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो बच्चा जो है, जो भी उसको प्रोजेक्ट मिला है, जो भी प्रॉब्लम मिली है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। दिस एम्फेसाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्टाइल। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद के एफर्ट से। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ऑन पेस विद देयर इंटरेस्ट, कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, पेस के हिसाब से चीजों को सीखे, चीजों को जाने। दिस मॉडल्स गिव द स्टूडेंट इनफ ऑप्शन टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो है कि इस मॉडल द्वारा जो बच्चे को जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, जो भी प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड बच्चों को ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक टॉपिक बच्चा कोई किसी दूसरे टॉपिक पे भी बना सकता है, अपने इंटरेस्ट के जो सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी, अपने इंटरेस्ट के किसी टॉपिक पर भी वो लेसन जो है वो तैयार कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन भी दिया जा रहा है।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं नीड, रिलेवेंस एंड क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम नीड, रिलेवेंस एंड क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और ध्यान से देखिए, और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे, जैसे जीमेल, आप में से काफ़ी लोग जीमेल इस्तेमाल करते होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट व्हाट्सअप, काफ़ी सारे नहीं, सारे ही व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे। इंस्टाग्राम भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे और फेसबुक भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे। लेकिन जब आप जीमेल ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टा ओपन करते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप ओपन करते हैं, तो क्या आप सीधा ओपन कर लेते हैं या कुछ प्रोसेस होता है? चलिए जान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आप फिंगरप्रिंट से ओपन करते होंगे, आप पासवर्ड से ओपन करते होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने तो वॉइस का भी लगा रखा होगा, मान लो इनमें ना हो तो आप अपने जो फ़ोन है, आपका फ़ोन पासवर्ड से ओपन होता होगा, फेस वेरिफिकेशन होता होगा, फिंगरप्रिंट्स होता होगा। तो चाहे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, जीमेल की बात करें, आपके मोबाइल की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, ठीक है। तो ये जितने भी सिस्टम है, तो आप क्या करते हो इसमें, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए आप इसमें पासवर्ड लगाते हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स लगाते हो, फेस वेरिफिकेशन ये वाला आप करते हो, आप ओटीपी डालते हो। क्यों डालते हो? ताकि आपके अलावा आपका जो सिस्टम है, आपके जो एप्लीकेशन है, आपका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, ठीक है, और कोई ओपन ना कर सके, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ से जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या है, प्रमाणीकरण क्या है। तो यह संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता या डिवाइस को सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर और डिवाइस बिफोर अलाउिंग एक्सेस टू अ रिसोर्स। कि जब आप अपने फोन को ओपन करते होंगे, ठीक है, तो आपके फोन पे अगर फिंगरप्रिंट्स है, तो वो सिर्फ आपके ही फिंगरप्रिंट से ओपन होगा और किसी के फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने फेस या आई का आपने रिकग्निशन लगा रखा है, तो वो सिर्फ आपके फेस से ही होगा, आपके आई से होगा और किसी के नहीं होगा। मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो यूजर है, ठीक है, आपका मोबाइल है, आपको वेरीफाई कर रहा है कि हाँ, जो फिंगरप्रिंट्स जो इसमें दिया हुआ है वो आपका ही है कि नहीं है। इसी तरह से आप जीमेल पे पासवर्ड डाले हो, आप व्हाट्सएप पे पासवर्ड डालें, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड डाल के उसको ओपन करोगे, तो उस पासवर्ड के थ्रू ये वेरीफाई होगा कि जो ऑथेंटिक जो पर्सन है, जो सोर्स है, वो आप ही हो, आपके अलावा कोई और नहीं है। अगर रॉन्ग पासवर्ड होगा तो ओपन नहीं होगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर और डिवाइस बिफोर अलाउिंग एक्सेस टू अ रिसोर्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स कंफर्मिंग दैट अ यूजर इज हु दे से दे आर। कि इसका मतलब क्या है कि ये पुष्टि करना कि उपयोगकर्ता या जो सोर्स है, ठीक है, या जो पर्सन है वही है ना, जिसका वो डिवाइस है, जिसका वो अकाउंट है, कहीं दूसरा तो नहीं है, ठीक है। दिस इंश्योर ओनली दोज विद ऑथराइज क्रेडेंशियल गेन एक्सेस टू सिक्योर सिस्टम। की यह सुनिश्चित करता है कि जो क्रेडेंशियल लोग हैं, ठीक है, वही अपने सिस्टम को यूज करें, उनके अलावा और कोई यूज ना करे। जिसका व्हाट्सएप है वही इस्तेमाल करे, जिसका इंस्टा है वही इस्तेमाल करे, कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन की पहचान करना कि हाँ, जो पर्सन है वो वही है, उसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। When a user tries to access a resource, he or she must provide secret credential to prove his or her identity। कि जब भी आप इस तरह से, चाहे जीमेल इस्तेमाल कर रहे हो, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हो, अपने फ़ोन को ओपन कर रहे हो, आप अगर कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिंगर जो थम होता है उसको आप करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे आप कार्ड दिखाते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। दिस अलाउ द करेक्ट यूजर टू एक्सेस देयर रिसोर्स। की यह सही उपयोगकर्ता को अपने संसाधनों तक की मतलब पहुंच की अनुमति देता है। तो जब ऑथेंटिकेशन, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जिसकी रिसोर्स है, जिसका सामान है, वही अपने सामान को इस्तेमाल करेगा और कोई उसके अलावा नहीं कर सकता। तो इसके लिए देखिए, एक सबसे कॉमन जो तरीका है हम देखते हैं, आईडी और पासवर्ड, ठीक है। आईडी और पासवर्ड इसका एक बहुत ही कॉमन तरीका है, लेकिन आजकल के टाइम में देखें तो इतना आईडी पासवर्ड सेफ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग तरीके आ गए, ठीक है, फेस वेरिफिकेशन आ गया, फिंगरप्रिंट्स आ गए,
ठीक है। इसके अलावा वॉइस आ गया, और अब जब आप जीमेल पे भी अगर आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो उसमें आप उसको मतलब डबल आप कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन की आप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड प्लस ओटीपी भी आप अपने फ़ोन से उसको कर सकते हैं कि जब आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, ओटीपी डालेंगे तभी ओपन होगा, तो इससे हर कोई नहीं ओपन कर सकता। तो जब हम आईडी पासवर्ड की बात करते हैं तो एक बहुत पुराना तरीका हो गया, नए नए तरीके हैं, फेस वेरिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, ओटीपी है, वॉइस है, ये सारे नए नए तरीके हैं आज के टाइम की बात करते हैं। अब ऑथेंटिकेशन के अगर स्टेप्स की बात करें, चरण की बात करें, तो दो, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन। सिंपल सा है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, सामने कोई पर्सन आता है, कोई पुलिस वाला आता है, आपसे कहता है कि आपकी पहचान क्या है। आपने आपका अपना नाम बताया कि मेरा नाम महेश है, मेरा नाम सुरेश है, ठीक है। आपने अपना नाम बताया तो सामने वाला पूछेगा कि आपका नाम यही है, तो प्रूफ करो कि आपका नाम यही है। तो आप क्या करोगे, अपना आईडी दिखाओगे, अपना पासवर्ड दिखाओगे, ठीक है, आईडी पासवर्ड दिखाओगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड आप अपना दिखाओगे, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, आप इसको दिखाओगे। तो इससे क्या होगा कि वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही वो पर्सन है। इसी तरीके से जब आप अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड आता है, ठीक है, उसमें फिंगरप्रिंट्स आता है, तो आइडेंटिफिकेशन मांगता है, और जब फिर आप उसमें अपना फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, आप भी वही राइट पर्सन हो। फिर हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एन ऑफ ऑथेंटिकेशन की, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, इसके दो क्राइटेरिया हैं। पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन की, इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला अगर बात करें सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, मल्टी फैक्टर, तो इसको भी हम जान लेते हैं। सिंगल फैक्टर का मतलब है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का एक पुराना तरीका हम मान सकते हैं कि सिर्फ यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। इसमें एक जो खतरा होता है कि आपका अगर आईडी पासवर्ड किसी और के पास हो तो वो भी इजीली उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम टू फैक्टर की बात करते हैं तो एक सुरक्षित तरीका माना जाता है, यूजर आईडी प्लस पासवर्ड प्लस ओटीपी भी हो सकता है इसमें, ठीक है। कि यूजर आईडी पासवर्ड जीमेल में आपने डाला, प्लस आपने उसको अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर दिया, मोबाइल नंबर से, तो जैसे ही कोई और दूसरा पर्सन भी डालेगा तो ओटीपी तो उसको मिलेगा नहीं, ओटीपी तो आपके पास ही रहेगा, तो इससे आपका डाटा जो होता है वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम थ्री फैक्टर की बात करें तो यूजर आईडी, पासवर्ड, ठीक है, ओटीपी, और तीसरा जो हो गया बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, फेस आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया फेस। तो ये थ्री फैक्टर हो गए, ठीक है। और अगर मल्टी फैक्टर की बात करें तो जो टू फैक्टर, थ्री फैक्टर है, उसको ही मल्टी फैक्टर कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन का क्राइटेरिया कि वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर। और तीसरा अगर अदर क्राइटेरिया की हम बात करें तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, वाटर मार्क आता है। तो ये भी एक तरीका है। काफ़ी सारे लोग जो अपने वीडियो बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, वोटर डिजिटल सिग्नेचर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई और उसको अगर कॉपी करे, कोई और उसको अगर अपने चैनल पे डाले तो आपका नाम वहाँ पे हो तो उससे पता चल जाए कि ये आपका ही सोर्स है, ठीक है। और अगर हम लास्ट में बात करें नीड एंड रिलेवेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन की, प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्यों है। तो देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए है, आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मतलब ऑनलाइन ये टाइम है, ठीक है, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो पहले ऑफलाइन टाइम में ये था कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपकी जेब में पैसा है, ठीक है, तो आपसे किसी ने उसको कुछ खिला दिया, आपसे ज़बरदस्ती मार-पीट के आपसे पैसा छीन लिया। लेकिन आज की डेट में है, आपके पैसा आपके पास नहीं, आपके अकाउंट में है। तो क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे साइबर अटैक हो रहे हैं कि आप घर में बैठे हो, आपके अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, ठीक है? तो ऐसे में ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो इससे क्या होगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर अटैक, इससे जो साइबर अटैक है, जो साइबर हमले हैं, उससे हमें सुरक्षा मिलेगी, ठीक है? और टू सिक्योर योर डाटा, आपका डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आपके अलावा कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। फॉर प्राइवेसी, जैसे हम अपने फ़ोन में इस तरह के पासवर्ड डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, जीमेल पे डालते हैं, ठीक है, तो इस क्यों, हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम चाहते हैं कि हमारा डाटा है, हमारी फ़ोटो है, हमारी वीडियो है, हमारे अलावा कोई और ना देखे। टू सेव फ्रॉम फ्रॉड, कि धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए, और
आप साइबर अटैक से भी बच जाते हो, आपका डाटा भी सिक्योर रहता है, आपकी प्राइवेसी भी है वो भी ठीक रहती है, और आप धोखाधड़ी से भी बच जाते हो। तो लास्ट में क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके जीवन में सुकून होगा और आप खुश रहेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन की नीड पड़ती है, इसलिए हमें मतलब यही इसका रिलेवेंस है, यही इसकी प्रासंगिकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस इन स्कूल। कि स्कूल में आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग जो अप्रोचेस हैं कौन कौन सी हैं, शिक्षण अधिगम आधारित जो दृष्टिकोण है हम उसकी बात करेंगे कि किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से अप्रोचेस हैं, कौन से आईसीटी बेस्ड। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट इन स्कूल, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स। की आज के टाइम में हम देखें तो धीरे धीरे जो आईसीटी है एजुकेशन में बिल्कुल इंटीग्रेट हो चुकी है, और जो पढ़ने पढ़ाने का जो पुराना तरीका था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। आज हम चाहे टीचिंग की बात करें, लर्निंग की बात करें, ठीक है, एक टीचर भी अपनी टीचिंग में आईसीटी की हेल्प से और अच्छे तरीके से बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी टीचिंग भी काफ़ी इजी हो गई है। और इसी तरीके से बच्चों की लर्निंग भी काफ़ी इजी हो गई है, क्योंकि बच्चों के पास भी अब काफ़ी सारे ऑप्शन है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण विद्यालयों में तेजी से प्रचलित हो रहा है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आया है, काफ़ी बदलाव आया है। तो हम अलग अलग अप्रोचेस की बात करते हैं, अप्रोचेस कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं। तो एक एक पॉइंट इसको देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड। पहले एक टाइम जो था जब ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते थे, ठीक है, उसके थ्रू टीचर बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा होगा, या अपने कॉलेज के क्लासरूम में भी देखे होंगे कि इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, जो बिल्कुल आपका स्मार्टफोन है उस तरह से वो भी काम करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, इसके बारे में जानेंगे हम। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और ब्लेंडेड लर्निंग, ई असेसमेंट, गेमिफिकेशन, ऑनलाइन कोलेबरेटिव टूल्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम एलएमएस भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग अप्रोचेज हैं टीचिंग लर्निंग की, तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड। तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड अलाउज टीचर टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव लेसन्स। कि टीचर जब अब क्लास में आएगा तो सिर्फ उस पे उसको बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है, उस बोर्ड पे लिख भी सकता है, लेकिन वो बोर्ड स्क्रीन का काम कर रहे हैं बच्चे को, चाहे ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, ठीक है। तो सारे ही आप मल्टीमीडिया आप कह सकते हो कि उसके यूज़ से टीचर जो है अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, और बच्चों को भी सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाइट बोर्ड से, स्मार्ट बोर्ड से, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, इनसे क्या होगा कि टीचिंग लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। टीचर्स को पढ़ाने में मज़ा आएगा, उसका टाइम काफ़ी कम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और स्टूडेंट भी कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग दोनों ही इफ़ेक्टिव इससे बन सकती हैं। फिर अगर हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करें तो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है, तो देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप टीचर्स ने आपको कोई टॉपिक दे दिया, कोई कंटेंट दे दिया, ठीक है, कि आप जाइए आराम से घर पर इसको सर्च कीजिए, अलग गूगल पे सर्च कीजिए, सारा कंटेंट इकट्ठा कीजिए, और कल आप इस स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, तो आप इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम फ्लिप क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट एक्सेस इंस्ट्रक्शनल कंटेंट ऑनलाइन एट होम एंड इंगेज इन कोलेबरेटिव एक्टिविटीज, डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द क्लासरूम। की बच्चे घर पर जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है, गूगल का इस्तेमाल करके कंटेंट को देखेंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, और क्लास में आएंगे तो क्लास में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिस्कशन
और कोलेबरेटिव एक्टिविटीज़। तो इस तरह से 2 तरीके घर में पढ़ेंगे, खुद से पढ़ कर आएँगे और कॉलेज में आएँगे तो वहाँ पर डिस्कशन होगा और जो भी प्रॉब्लम होगा बच्चों का कोई भी कंटेंट से रिलेटेड तो उस पर बात होगी, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फिर अगर डिजिटल लर्निंग रिसोर्स की बात करेंगे तो देखिए आजकल चाहे हम ई बुक की बात करते हैं, ई लाइब्रेरी की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन मिल जा रही है। तो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, जो लर्निंग रिसोर्सेज है उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, चाहे ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, कंटेंट की बात करें, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, CAI जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन कंटेंट। कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन कंटेंट है उसको डिलीवर करने में किसकी हेल्प ली जा रही है, कंप्यूटर की सहायता से। तो दिस कैन इंक्लूड इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल, ड्रिल्स, एजुकेशनल गेम्स टू reinforce कंसेप्ट। तो यहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। फिर अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं तो देखिए ब्लेंडेड लर्निंग, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो ट्रेडिशनल हमारा जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम था और जो ऑनलाइन है, दोनों का आप कह सकते हो कि एक मिश्रण है। तो किस तरह से है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा घर में जाएगा, ठीक है, तो घर में टीचर और जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, चाहे हम जूम की बात करें, ठीक है, चाहे गूगल हम क्लासरूम की बात करें, गूगल मीट की बात करें। तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट जो है ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे। और फिर जब स्टूडेंट स्कूल में आएगा, नेक्स्ट डे कॉलेज में आएगा, तो फिर वो जो भी चीज़ें ऑनलाइन की उस पर डिस्कशन होगा, उस पर चर्चा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अलग किस तरह से है कि पहले ट्रेडिशनल में क्या था कि बच्चों को स्कूल में होमवर्क दिया जाता था कि आप ऐसा कीजिए कि घर से कल करिए और कल ला के दिखाइए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ब्लेंडेड लर्निंग में कि ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, मान लो शाम को आपके टीचर्स के साथ आपकी क्लासेस 6 या 7 बजे हुई, तो वहाँ पे टीचर्स ने आपको असाइनमेंट दिया, आप सबको होमवर्क दिया। अब जो यहाँ पे होमवर्क जो असाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो आपको घर में नहीं, यहाँ पे आपको इस कॉलेज में आना है और अब स्कूल में आना है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प से करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं और उसको आके आपको घर पर करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी हो गया और फेस टू फेस भी हो गया, दोनों का ही मिश्रण है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको मिश्रित अध्ययन या इसको हम कह रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो रही है घर पर, ठीक है, टीचर अपने घर से पढ़ा रहा है, बच्चे अपने घर से, और फिर स्कूल में आकर जो भी आपने घर पे पढ़ाया, जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में असाइनमेंट दिए गए, वो आपने घर पर आकर, सॉरी, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाके आपने उसको किया। फिर हम ई असेसमेंट की बात करते हैं, ई मूल्यांकन की बात करते हैं, तो डिजिटल असेसमेंट टूल एंड ऑनलाइन क्विज़ेस कैन स्ट्रीमलाइन the assessment process, providing instant feedback to student and allowing teacher to track progress more efficiently। तो देखिए आजकल हम ई असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहे हम गूगल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे आप क्विज बना सकते हैं बच्चों के लिए, और इंस्टेंट क्लास में आप बच्चों को लिंक भेज सकते हैं और बच्चा क्या करेगा, उन लिंक को, वो जो क्वेश्चन है उसको तुरंत देखेगा, मोबाइल से तुरंत आंसर देगा और तुरंत बच्चों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसकी हेल्प से बच्चों का असेसमेंट लिया जा सकता है और उनका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी से जल्दी बच्चों को इंस्टेंटली मिल जाता है। तो ई असेसमेंट। इसके अलावा अगर हम गेमिफिकेशन की बात करें, गेमिफिकेशन मतलब क्या है कि आपकी टीचिंग लर्निंग जो है उसमें गेम को भी ऐड करना। तो गेमिफिकेशन इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग गेम एलिमेंट इनटू द लर्निंग प्रोसेस टू इंक्रीज इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो जब लर्निंग को, ठीक है, लर्निंग के साथ गेम को जोड़ा जाएगा तो इससे क्या होगा कि बच्चा बोर नहीं होगा, बच्चा खुशी खुशी इंजॉय के साथ चीज़ों को सीखेगा, चीज़ों को समझेगा। तो एजुकेशनल गेम्स एंड क्विज़ेस कैन बी यूज्ड टू रिइंफोर्स कंसेप्ट इन अ फन एंड इंटरेक्टिव वे। कि जब गेम को एजुकेशन में लाएंगे, ठीक है, बच्चा सीखेगा, ठीक है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गेम, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कहेंगे गेमिफिकेशन।
तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल्स की। तो देखिए जैसे हमने पहले बात की थी, हम एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें चाहे हम पीपीटी की बात करें, चाहे हम बात करें एक्सेल की बात करें, चाहे हम वर्ड की बात करें, इसी तरह से गूगल वर्क प्लेस भी आता है, यहाँ पर भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो जैसे गूगल फॉर्म और इस तरह से होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक साथ काफ़ी सारे लोग एक ही टॉपिक पर, एक ही सब्जेक्ट पे मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो टूल्स सच गूगल वर्क प्लेस या माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटेट कोलेबरेटिव अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, की यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। They can work on shared document, collaborate on project and communicate in a real time। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलकर साथ में यहाँ पर काम हो सकता है। तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि एक ही फॉर्म है, उसके लिंक सभी टीचर्स को, बच्चों को शेयर कर दिए जाते हैं, और बच्चा क्या करता है या टीचर क्या करते हैं, कोई भी एक असाइनमेंट है, कोई भी एक वर्क है, उस पर मिलकर साथ में काम करते हैं। तो ऑनलाइन कोलेबरेटिव टूल। और उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखिए इसका एक सिंपल सा आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि जैसे आपके घर में, ठीक है, बुक की एक अलमीरा है, ठीक है। जिसको भी बुक चाहिए होती है वहाँ से जाके बुक को लेता है या वहाँ पे जाके बुक को रख देता है। तो उसी तरीके से अगर हम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि गूगल क्लासरूम। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्लासरूम जहाँ पर टीचर भी उस क्लासरूम में ऑनलाइन जुड़ता है, आप सब भी अपने मेल के थ्रू ऑनलाइन जुड़ते हैं। टीचर को कोई भी असाइनमेंट देना होता है, तुरंत मोबाइल से वो असाइनमेंट गूगल क्लास में अपलोड करता है। जैसे ही वो अपलोड करता है, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। आप उसको देखते हैं, वो असाइनमेंट आप करते हैं, और आप गूगल जो क्लासरूम है वहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, तो टीचर उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से टीचर कोई पीपीटी या कोई कंटेंट वहाँ पे अपलोड करेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो एलएमएस प्लेटफॉर्म इनेबल टीचर टू ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर कंटेंट, असाइन टास्क एंड ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, कि स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस है। आप सब जब मूक अभी कर रहे होंगे, ठीक है, अभी आप धीरे धीरे मूक जो कोर्स है आपने उसको समझा होगा, तो वहाँ पर क्या है, आपको जो भी असाइनमेंट देना होगा, जो भी करना होगा, आप क्या करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, चाहे मेल होगा या आपको कोई लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्या करोगे, उसको वहाँ पर आप अपलोड कर दोगे, और जो भी टीचर जो भी टीचर हैं या जो भी उस कोर्स को डेवलप करने वाले हैं, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच जाएगी, उस हिसाब से आपका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये ऑनलाइन क्लासरूम बात कर रहे हैं, जहाँ पर टीचर आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे उसके थ्रू वो आप टीचर जो है वहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहा है, और आप ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, आप असाइनमेंट दे रहे हैं, टीचर को वहाँ से नोटिफिकेशन मिल रही है। तो इस तरह से हमने बात की कि आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग की बात की, कौन कौन से अप्रोचेस हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे टोटल 9 अप्रोचेस की बात की है। तो इनमें से कोई भी 5-6 जो आपको इजीली याद हो जाए, जो आपको जल्दी याद हो जाए, आप उसको याद कर लेना, जरूरी नहीं कि 9 की 9 आप लिखो, ठीक है। कोई भी आपको कम से कम 5 आप उसको याद कर लेना, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एजुकेशन रेडियो के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, मोबाइल लर्निंग के बारे में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, और इनके एजुकेशनल क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल रेडियो की बात करें, शैक्षिक रेडियो की बात करें, तो आप सबको पता है कि रेडियो एक ऐसा संसाधन है जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है। यहाँ तक कि दूर दराज में जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी इसके माध्यम से समाचार सुनते हैं, देश दुनिया की जानकारी लेते हैं। और अगर हम देखें तो आजकल मोबाइल पे भी जो एफएम है, इन सब की सुविधाएं रहती हैं। एक टाइम जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो एक रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से दूर दराज गांव में रहने वाले लोग भी देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनको रेडियो के माध्यम से ही पता चलती थी।
और आप सबको पता है आज के टाइम में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भी मन की बात जो हर महीने उनका प्रोग्राम आता है, तो वो रेडियो के माध्यम से ही अपनी जो बातें हैं हमारे देश के करोड़ों लोगों तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो शैक्षिक रेडियो या एजुकेशन रेडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक माध्यम के रूप में रेडियो प्रसारण के उपयोग को संदर्भित करता है। इट refers to the use of radio broadcast as a medium for educational purpose. It is a form of media that can provide educational content to listener, particularly children and student की ये चाहे शैक्षिक सामग्री जो है बच्चों को विद्यार्थियों को ठीक है इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो आते हैं बच्चा रेडियो पे उसको सुन सकता है और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। और रेडियो ही एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच भारत के गांव-गांव तक है, कोने-कोने तक है। तो एजुकेशनल रेडियो प्रोग्राम एम टू टीच एंड इन्फॉर्म थ्रू द यूज ऑफ ऑडियो कंटेंट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। दिस प्रोग्राम कैन बी डिजाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप की ये जो प्रोग्राम है अलग-अलग एज ग्रुप के लिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी और प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी और जो सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी में, तो अलग-अलग एज ग्रुप के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल रेडियो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है शिक्षा को दूर-दूर तक देश के कोने-कोने तक पहुँचाने का। फिर अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो देखिए टेलीविज़न आप मोस्टली आप सबके घर में होगा। तो टेलीविज़न पे आपको पता है अलग-अलग सीरियल आते हैं, मूवीज़ आती हैं, लेकिन इसके अलावा टेलीविज़न पे अलग-अलग जो चैनल्स हैं, चाहे हम डिस्कवरी की बात करें, ठीक है? इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं जिससे आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, काफ़ी सारे इस तरह के एजुकेशनल चैनल हैं जिस पर बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो चाहे मैथ्स की क्लास वहाँ पे बच्चों को मिल जाती है, साइंस की क्लास मिल जाती है, पूरी इस तरह की सीरीज़ मिल जाती है, तो बच्चा वहाँ पर देखकर अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकता है। तो टेलीविज़न इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बाय व्हिच मोशन पिक्चर मतलब वीडियो एंड साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 प्लेसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इट इज़ एंटरटेनिंग एज़ वेल एज़ एजुकेशनल कि ये मनोरंजन भी करती है लेकिन साथ के साथ हमें शिक्षा भी देती है। स्टूडेंट कैन इंक्रीज देयर नॉलेज थ्रू द एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑन इट। इस पे जो प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो चलते हैं उसके माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? मैक्सिमम लर्निंग, अधिकतम सीखना, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर सकता है, ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी क्लास के हिसाब से अलग अलग चैनल्स चैनल्स को देख सकता है। डायरेक्ट अटेंशन, सीधा बच्चे का ध्यान इस पे है सीधा, क्योंकि हम टेलीविज़न को देखते हैं तो एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चा सुन भी सकता है और सामने देख भी सकता है, तो इससे बच्चे का अटेंशन सीधा रहता है। प्रोवाइड टेक्निकल एडवांटेजेस, तो टेक्निकल एडवांटेजेस भी आजकल देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी भी आ रही है, ठीक है, इस पे बच्चा यूट्यूब भी चला सकता है, सब चला सकता है, तो इसके टेक्निकल एडवांटेज नेट से कनेक्ट हो गया तो और भी बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें इस पे देख सकता है, जान सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकल किफ़ायती भी है, हर घर में है। एक्सपर्ट टीचिंग तो हम देखते हैं कि अलग, जैसे मैंने बताया ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, ठीक है। इस तरह से जो अलग-अलग चैनल हैं वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट जो हैं चाहे मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो उस तरह के जो प्रोग्राम है बच्चा अगर उसको मैथ्स में ज़रूरत है तो वो प्रोग्राम देख सकता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट स्टूडेंट क्या है अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की। इसके माध्यम से हमारा हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अप टू डेट बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर मोबाइल लर्निंग की बात करें तो देखिए मोबाइल लर्निंग एक इसके बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी भी आप सब अगर पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मोबाइल लर्निंग पे क्वेश्चन आ सकता आता है तो इस पे तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो मोबाइल लर्निंग को आज हम इसको एम लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग लर्निंग कंटेंट थ्रू मोबाइल डिवाइस। This method empowers learning at the point of need, enabling user to access content whenever and wherever suit them। कि कहीं पे भी आप घर में हो, घर के बाहर हो, छत पे हो, कहीं घूमने गए हो, कहीं पे भी आप इसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, इट इज़ मोर एफिशिएंट, बहुत ही अधिक कारगर है। इट इज़ मोर एक्सेसिबल, मोर इंगेजिंग, ठीक है।
इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। हर किसी के पास मोबाइल होता है, सस्ते से लेके महंगा, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप मोबाइल ले सकते हैं और कहीं पे भी कभी भी आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है, आप कुछ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अचानक से कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया। टेक्निकल बैरियर, नेट का इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर के इशू हो सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबको आपको पता है, कोविड के टाइम में भी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो इस तरह से ही क्लासेस होती थी, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव वीडियो बेस्ड मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल इन डिफरेंट लोकेशन यूजिंग वीडियो इनेबल डिवाइस। तो आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग अलग अलग जगह से वीडियो के माध्यम से ही जुड़ते हैं, मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, तो स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। इसका बिजनेस पर्पस से भी यूज हो सकता है, एजुकेशन पर्पस से भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती हैं। और इसके माध्यम से देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है ना, कि आप एक जगह बैठ के, अपने घर में बैठ के ही आप दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। मान लो आप किसी कॉलेज में हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी ने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वहाँ पे कोई दूसरे देश में रहने वाला किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो आप उनको भी जुड़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ती है, ठीक है। काफ़ी बोलने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं, तो फिर नहीं, इसमें आपका बोलना ज़रूरी है। हेल्प बिल्ड रिलेशनशिप, जो भी कॉन्फ्रेंस पे देखते हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं, तो सबके साथ बात करते हैं, तो एक अच्छा जो रिलेशनशिप है डेवलप होता है, धन बचाता है। एक ही जगह आप बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आने जाने का जो खर्चा है, टाइम है, ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो बचेगी। तो और इससे क्या होगा? इम्प्रूव एफिशिएंसी। टीचर की बात करें, टीचिंग स्किल बेहतर होगी। स्टूडेंट की बात करें, उसकी जो लर्निंग स्किल है, ठीक है, वो उसकी और ज़्यादा अच्छी होगी। उसका जो कॉन्फिडेंस है डेवलप होगा, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्टूडेंट अच्छा करेंगे, टीचर भी अच्छा करेंगे, बेहतर सीखेंगे दोनों। मेक्स क्लासेस ईजियर, की कक्षाओं को आसान बनाता है, आप आराम से घर बैठे बैठे भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो देखिए, टेक्निकल बैरियर अक्सर आते हैं, मीटिंग फटीग, तो थकान का सामना, बैठे बैठे वीडियो के सामने आंखें दुख जाती है, इंसान थक जाता है। बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स, पीछे से आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मीटिंग चल रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, अगर डॉगी भौंक रहा है, ठीक है, तब घर के बाहर सब्जी वाला आ गया, तो ये भी चीज़ें हैं। और कंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, तो लगातार ध्यान भटकना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो अगर मान लो कोई मेंबर है, सामने देख नहीं रहा, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक की वजह से सबका ध्यान भी भटकता है। अक्सर ये चीज़ें आपने अपनी क्लासेस में भी, ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेस, वीडियो के थ्रू जो क्लासेस होती थी, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें महसूस करते थे, देखते थे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एजुकेशन, रेडियो, टेलीविज़न की बात की, मोबाइल लर्निंग की बात की, और टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं इन्फ्यूजन ऑफ आईसीटी इन लेसन प्लानिंग, की लेसन प्लानिंग में आईसीटी को किस तरह से शामिल किया जा सकता है। तो जब हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, तो देखिए, एक टीचर जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है, तो उससे पहले उसको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किन रिसोर्सेज का यूज़ करके पढ़ाना है, तो उससे पहले उसको प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, अपने जो भी टीचर अपने लेसन को पढ़ाता है, तो पढ़ाने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग उसको करनी होती है, तो उसको लेसन प्लान कहते हैं। तो लेसन प्लानिंग में किस तरह से आईसीटी रिसोर्सेज को शामिल किया जा सकता है, किस तरह से टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाए, तो आईसीटी के जो रिसोर्सेज हैं इसको यूज़ करके किस तरह से वो पढ़ाए। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि इन्फ्यूजन ऑफ आईसीटी इन लेसन प्लानिंग, की किस तरह से लेसन प्लानिंग में आईसीटी को शामिल किया जाए, ताकि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग जो हो इफेक्टिव हो सके। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर देखिए, लेसन प्लान की बात करें, पाठ योजना की बात करें, तो लेसन प्लान क्या होता है? द लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर बिफोर गोइंग इनटू द क्लासरूम टीचिंग, की क्लास में जाने से पहले टीचर को जो भी
टॉपिक पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि क्लास में जाए फिर क्लास में जाके डिसाइड करे कि मुझे ये पढ़ाना, नहीं। आपको जो भी क्लास में पढ़ाना होता है तो पढ़ाने से पहले आपको एक दिन पहले ही डिसाइड करना होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, ठीक है, मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग कैसे करूंगा, कौन कौन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और लास्ट में बच्चों का इवेल्युएशन मैं कैसे करूंगा, कैसे पता करूंगा कि बच्चों ने सीखा। और पढ़ाते टाइम मैं अपनी टीचिंग को और बच्चों की लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो मटेरियल है मैं उसको यूज़ करूंगा। तो द लेसन प्लान इज प्रिपेयर बाय द टीचर बिफोर गोइंग इनटू द क्लासरूम टीचिंग, की क्लास में जाने से पहले जो भी चैप्टर टीचर पढ़ाएगा उसको पढ़ाने के लिए किस तरह से पढ़ाएगा, तो उसको पहले से प्लान करना पड़ता है। तो इसे लेसन प्लान कहते हैं। जब आप थर्ड सेम में जाएंगे तो स्कूल में जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको भी लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। इट इज मेड बाय टीचर फॉर एवरी डे क्लासरूम टीचिंग, की एक अध्यापक द्वारा हर दिन क्लास में जो पढ़ाने जाता है तो उससे पहले उसको बनाना होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाएगा तो उससे पहले उसको पूरी प्लानिंग करनी होती है। In this, a plan is made about whatever to the teacher has to teach in the class on a daily basis, कि इसमें रोजाना कक्षा में जो कुछ अध्यापक को पढ़ाना होता है उसके बारे में योजना बनाता है। तो लेसन प्लान जो होता है एक तरह से डेली बेस पे बनता है। आप कल की क्लास में जो पढ़ाएंगे आज बनाओगे, परसों की क्लास में जो पढ़ाओगे आपको कल बनाना है। तो इस तरह से इस लेसन प्लानिंग में किस तरह से आईसीटी को इंटीग्रेट करना है, किस तरह से शामिल करना है। तो infusing ICT into lesson planning is a detailed and systematic process that involves integrating digital tools, resources, and strategies into your teaching to enhance the learning experience। की यह पाठ योजना में ICT को शामिल करना एक विस्तृत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सीखने के अनुभव को और बढ़ाने के लिए टीचर क्या कर रहा है, टीचर अपनी टीचिंग में जो डिजिटल टूल है, जो आईसीटी के रिसोर्सेस है, इसको यूज कर रहा है और इसको यूज करके टीचिंग को बेहतर बनाना है, टीचिंग लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव बना सकता है टीचर। तो किस तरह से अब इसको इन्फ्यूजन किया जा सकता है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी टूल, कंटेंट डेवलपमेंट, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, डिजिटल रिसोर्सेज, असेसमेंट टूल, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो देखिए आप क्लास में जो कुछ पढ़ाने जाते हैं ना, तो पहले कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर बच्चों को अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं मुझे कल की क्लास में सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ाना है, हिस्ट्री का, तो उसको उसको पढ़ाकर मतलब क्या आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एक एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि चलो सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, आप उस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या सीखेगा उससे। तो सबसे पहले तो आपके मन में वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए कि आप बच्चों को जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उससे आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट विथ क्लियर एंड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, की अपने ऑब्जेक्टिव पहले आप डिसाइड करो कि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चा अगर कल की क्लास के लिए आप प्लान कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उससे बच्चा क्या सीखेगा, तो पहले इसको प्लान करना है आपको। what do you or want to your student to learn or achieve by the end of the lesson, कि आप क्या चाहते हैं कि पाठ के अंत में जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ाओ तो लास्ट में बच्चा उस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे तभी तो आप उसको पाने के लिए कोशिश करोगे, तभी तो आप प्लान करोगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे तो फिर प्लानिंग क्या करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव। कोई भी काम हम करते हैं ना तो उससे पहले हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी टूल। चलो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि कल मैं मुझे एसएसटी में चैप्टर पढ़ाना है, इंडस्ट्री एक है चैप्टर, मुझे उसको पढ़ाना है। ठीक है, अब उसको पढ़ाने के लिए, अब उस चैप्टर को मुझे पढ़ाना है तो मैं कौन कौन से आईसीटी टूल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो का इस्तेमाल करूंगा, मैं ऑडियो का इस्तेमाल करूंगा, मैं इमेजेस बच्चों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कौन कौन सी आईसीटी टूल्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई वेबसाइट है उससे रिलेटेड, ठीक है, मैं उसको उसकी भी जो लिंक है बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ।
वो भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिर सेकेंड स्टेप है कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी टूल, की हमें कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करना है जो हमारी उस पर्टिकुलर जो लेसन प्लान जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो वो टूल है वो अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए वो यूजफुल हो, ताकि बच्चा उसे अच्छे से सीख सके और हम भी बच्चों को अच्छे से सिखा सकें, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया, आपने टूल भी डिसाइड कर लिए। अब जब डिसाइड कर लिया तो कंटेंट डेवलपमेंट, कि अब आप जो भी कंटेंट है आप उसको इकट्ठा करोगे, चाहे ऑनलाइन करना पड़े ऑफलाइन करना पड़े, जैसे भी है, तो आप अपने कंटेंट को इकट्ठा करोगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी नॉलेज है, आप उसको इकट्ठा करोगे ताकि आप बच्चों को बता सको, ठीक है। चलो आपने क्या किया कि कंटेंट भी आपके पास आ गया। अब बच्चों के जब जब आप बच्चों को उसको पढ़ाओगे, बताओगे, तो उसको आपको एक प्रेजेंटेशन भी तो तैयार करनी है ना। क्लास में अक्सर टीचर जब भी आपको पढ़ाने आते हैं तो इस तरह से पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन तैयार करते होंगे। तो इसी तरह से जो भी आपने कंटेंट इकट्ठा किया, उसको आप पावर पॉइंट पर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। अब आप उस प्रेजेंटेशन में आपको मल्टीमीडिया जो है, ठीक है, चाहे हम ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, इमेजेस की बात करें, सारी चीज़ें ऐड उसमें करो, ताकि आप जब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाने जा रहे हो या जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सको। ऑडियो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, कोई वेबसाइट है आप उसको भी दिखा दो। तो इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है, ठीक है। डिजिटल रिसोर्सेज, प्रोवाइड लिंक टू ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट सप्लीमेंट द लेसन, कि अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो साथ में जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके भी लिंक आप प्रोवाइड करो। और जो भी डिजिटल रिसोर्सेज होने चाहिए, लिंक होने चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, कि जहाँ पे बच्चा अगर सर्च करे जाए तो वहाँ पर उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिले जो रिलायबल हो। तो डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट टूल। चलो बच्चों को हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन भी बना ली, ठीक है, अच्छे कंटेंट भी तैयार कर लिए, और क्लास में हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, असेसमेंट टूल की मूल्यांकन उपकरण के किस तरह से बच्चों का असेसमेंट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, आप कैसे पता करोगे, तो इसके लिए ऑनलाइन क्विजिज, सर्वे, सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी, इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं आप कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया है बच्चे ने उसको सीखा है, ठीक है। अब फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, कि बच्चों का फीडबैक भी लेना है, कि चलो आपने आईसीटी को इंटीग्रेट करके पढ़ाया, आईसीटी की रिसोर्सेज से बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों का फीडबैक क्या रहता है, क्योंकि फीडबैक ही एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। फीडबैक ही ऐसी चीज़ है जिससे आप नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से अपनी गलतियों को ठीक करते हुए और अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकते हो। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है और ये लगातार करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो लेसन प्लान है उसमें आईसीटी को इन्फ्यूज़ करके, इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ईयर 2020 तो आप सभी को याद होगा, जब कोविड आया। कोविड आने के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, लाइब्रेरी बंद हो गई, बुक्स की शॉप बंद हो गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चैलेंज टीचर के सामने आया कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और स्टूडेंट के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि पढ़ें कैसे, कंटेंट क्या होगा। तो ऐसे में हमने देखा कि चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट ग्रुप की बात करें, सबने काफ़ी मेहनत की। टीचर्स ने भी ऑनलाइन काफ़ी सारे जो कंटेंट है उसको सर्च किया, और उनमें से जो भी कंटेंट अच्छा लगा उन्होंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया। और स्टूडेंट ने भी ग्रुप में भी काफ़ी मेहनत की, उन्होंने भी इस तरह से ऑनलाइन गूगल पर काफ़ी सारे जो कंटेंट है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च किए, और सर्च करने के बाद उनमें से जो उनको कंटेंट अच्छे लगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चला, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है कि क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्सेज क्या है, और मैं आपको जो भी कोविड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उस टाइम किस तरह से टीचिंग लर्निंग हुई उसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, वहाँ से आप क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में आप समझ सकते हैं कि क्यूरेटिंग क्या है। तो यहाँ पर क्यूरेटिंग का मतलब है, जिस तरह से जैसे आप किसी टॉपिक पर आप कोई कंटेंट सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे तो आपको हजारों लिंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सारे जो कंटेंट है सब अच्छे हैं, आप सब वैलिड हैं,
तो सारे तो वैलिड नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप करेंगे कि अलग अलग जो सोर्सेज हैं, ठीक है, अलग अलग जो लिंक है आप वहाँ पे देखेंगे, और उनमें से जो कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, उसी कंटेंट को आप पहले कंटेंट को रिव्यू करेंगे और फिर उसी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्यूरेटिंग में क्या है कि कंटेंट जो है उसको सर्च करना, और जो कंटेंट आपके पास आ जाता है उनमें से उसको रिव्यू करना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा रिलायबल है, और उसको फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो उसी को हम कहते हैं कंटेंट क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्स हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्स जो है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी डिजिटल रिसोर्स है उसको क्यूरेट करना मतलब उसको देखना, आइडेंटिफाई करना, फिर रिव्यू करना, और उसके बाद जो भी चीज़ें अच्छी हैं आप उसको शेयर करना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। और इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो डिजिटल क्यूरेशन इज द सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड कलेक्शन डिजिटल एसेट या डिजिटल रिसोर्सेज के डिजिटल संसाधनों की क्यूरेटिंग। डिजिटल जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों का मतलब जो कंटेंट है, ठीक है, उनका चयन करना, संरक्षण, रख रखाव और संग्रह करना, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्या क्या है? सिलेक्शन करना, प्रिजर्वेशन करना, मेंटेनेंस एंड कलेक्शन डिजिटल एसेट। Content curation is the process of sorting through vast amount of content and presenting it in ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट। कि जैसे मैंने आपसे बताया कि जो वास्ट अमाउंट ऑफ जो कंटेंट है, गूगल पे कोई भी टॉपिक सर्च करें, दुनिया भर के उससे रिलेटेड हमें चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसको रिव्यू करना और उनमें से जो अच्छा कंटेंट है, ठीक है, उसी को क्या करना, उसी को शेयर करना, दूसरों के साथ उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर दूसरों के साथ उसको शेयर करना। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्सेज। इसमें जानकारी के लिए गहन खोज, सटीकता और प्रासंगिकता के लिए सामग्री की समीक्षा करने की प्रक्रिया और शिक्षार्थियों के साथ साझा करने का एक तरीका शामिल है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें आ रही हैं। पहला क्या है कि रिसर्च करेंगे आप, ठीक है, डिस्कवरी। सेकंड चीज आ रही है, आप उसको रिव्यू करेंगे कि क्या वो रिलेवेंस है कि नहीं है, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे है उसको शेयर करना, ठीक है। दिस इज ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय लाइब्रेरियन, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स। की अक्सर हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरियंस हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में जो अच्छे कंटेंट है वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जो भी बुक्स उनके पास आती है रिव्यू करते हैं कि कौन कौन सी बुक अच्छी है, कौन कौन सा कंटेंट अच्छा है, उसी को अपने पास रखते हैं ताकि उसको जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो लाइब्रेरियन करते हैं, साइंटिस्ट को हमने देखा है, जो हिस्टोरियन है वो भी यही करते हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो भी इस तरह से क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको क्यूरेटिंग करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल डिजिटल क्यूरेशन विल कीप इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू यूजर्स, ठीक है, कि सफल डिजिटल प्रबंधन द्वारा जानकारी अनिश्चित काल तक उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ रहेगी, उनको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो इसका जो एक प्रोसेस जो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? सर्च ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है, फाइंड करो आप उसको, फिर क्यूरेट करो। क्यूरेट करने का मतलब है आप उसको रिव्यू करोगे, उसकी समीक्षा करोगे कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। और एक बार जब आपने उसको रिव्यू कर लिया तो उसके बाद शेयर, ठीक है, पब्लिश एंड प्रमोट द क्यूरेटेड कंटेंट, आप स्टूडेंट के साथ शेयर करो। तो ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें कि इसका क्या रिलेवेंस है, तो इसका रिलेवेंस ये है कि इट कैन इनहेंस द लर्निंग मटेरियल अवेलेबल टू स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शिक्षण सामग्री को बढ़ा सकता है, और कंटेंट को भी बढ़ाएगा। और कैसा कंटेंट होगा? एक अच्छा कंटेंट होगा, एक रिलायबल कंटेंट होगा। by gathering resources from various sources, educator can provide a more diverse and comprehensive set of learning material। की अब हम देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से जो सामग्री इकट्ठा हुई है, तो उससे क्या होगा कि टीचर्स के पास एक अच्छा कंटेंट होगा और एक डाइवर्स कंटेंट होगा जो अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? अब मान लो टीचर्स ने काफी सारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट है, बच्चों के साथ उन्होंने शेयर किया, तो यह किसी विषय पर कई दृष्टिकोणों को कवर करने में मदद कर सकता है। कि कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, तो उससे अलग अलग क्या है, जैसे अगर हम बात करें, एक सिंपल सी अगर हम बात करें, हम अशोक टाइम की बात करें, ठीक है, तो
अब उस टाइम के जो आप रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे अलग-अलग, तो उससे हमें अशोक के चाहे उनकी राजनीतिक जीवन था, चाहे उनका सामाजिक जीवन था, चाहे व्यक्तिगत जीवन था, तो अलग-अलग चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है? तो दिस कैन हेल्प टू कवर मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन अ सब्जेक्ट, फोस्टरिंग अ मोर राउंडेड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो इससे किसी भी विषय पर कई दृष्टिकोणों को कवर करने में मदद मिलती है और अधिक व्यापक समझ जो होती है विकसित होती है। तो इट अलाउज एजुकेटर टू टेलर द लर्निंग रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, कि यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए सीखने के संसाधनों को तैयार करने की अनुमति देता है, कि बच्चों की नीड को पूरा करने के लिए उस हिसाब से फिर टीचर क्या करता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और जो अच्छे रिसोर्सेज हैं वो बच्चों को अवेलेबल करता है। इट encourages critical thinking which are crucial for effective learning and knowledge construction, कि ये एक आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेगा जो प्रभावी शिक्षण और ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए टीचर भी इस तरह के डिजिटल जो क्यूरेटिंग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से बहुत सारे कंटेंट है उनमें से आपको अच्छा कंटेंट सर्च करना है, उसको शेयर करना है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है? तो it encourages critical thinking, which are crucial for effective learning and knowledge construction. This process transforms raw information into a valuable learning resource, enhancing its usability and relevance, कि यह प्रक्रिया जो कच्ची जानकारी होती है उसको एक मूल्यवान, ठीक है, शिक्षण शिक्षण संसाधन में बदल देता है और इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो ये टोटल था कि डिजिटल क्यूरेटिंग क्या होता है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसके क्या-क्या स्टेप्स हैं, तो हमने इसकी बात कर ली। तो आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूरेटिंग क्या होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बीएड में एडमिशन लेने के बाद आप सबको मूक कोर्स के बारे में तो पता चल गया होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मूक कोर्स है, सेकंड सेमेस्टर में भी मूक कोर्स है, और ये मूक कोर्स करवा कौन रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो कोर्स है आप सब कहाँ से करेंगे या कर रहे होंगे, स्वयं से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साक्षात एंड स्वयं पोर्टल फॉर ऑनलाइन एक्सेस की। हम जानेंगे कि ये साक्षात और स्वयं ये पोर्टल क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हम साक्षात और स्वयं पोर्टल की बात करें, तो साक्षात एंड स्वयं पोर्टल आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स फॉर ऑनलाइन एक्सेस, की ये दोनों जो पोर्टल है ये भारत सरकार की पहल है ऑनलाइन एक्सेस के लिए। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज टू स्टूडेंट, इनका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, अधिगम संसाधन है, उनको उपलब्ध कराना। और सबसे पहले अगर हम साक्षात की बात करें, साक्षात क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले अगर इसके ऑब्जेक्टिव को देखें, तो साक्षात एम टू प्रोवाइड अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एजुकेशनल नीड्स कैटरिंग टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स, की इसका जो लक्ष्य है विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की सभी शैक्षिक जो आवश्यकताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और इसमें अगर इन इसके कंटेंट की हम बात देखें, तो द पोर्टल एम टू होस्ट digital resource such as ebooks, lectures, presentation, multimedia content and other educational material, तो इसको होस्ट करना, इसको बनाना, ये इसका काम है साक्षात का। अगर यूजर बेस की बात करें तो इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, तो इट टारगेटेड अ वाइड ऑडियंस इंक्लूडिंग स्कूल स्टूडेंट, हायर एजुकेशन स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स, इनकी टारगेट ऑडियंस है। और अगर आप फीचर्स की बात करें, तो साक्षात इंटेंडेड टू ऑफर फीचर्स लाइक ऑनलाइन कोर्सेज, कोलेबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू एकेडमिक डाटाबेस। तो ये क्या है, इसके फीचर्स, इस पर ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साक्षात जो पोर्टल है इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा पोर्टल है जो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है, कंटेंट डेवलप करता है।
अब अगर हम स्वयं पोर्टल की बात करें कि स्वयं पोर्टल क्या है, तो सबसे पहले अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो स्वयं पोर्टल से आप सभी फेमिलियर होंगे कि यहाँ से आप सब मूव कोर्स कर रहे हैं। तो स्वयं वो लॉन्च विद द गोल ऑफ मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू अ लार्ज ऑडियंस बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है, ठीक है, तो इस एरिया में ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड करना। और अगर कोर्स ऑफरिंग, तो किनको एक कोर्स ऑफर किया जाता है, नाइन्थ क्लास से लेकर, स्कूल की बात करें तो नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास, और अगर कॉलेज की बात करें तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ये अलग अलग जो कोर्सेज हैं, जो मूक है, वो चाहे शॉर्ट कोर्सेज की बात करें, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो इस तरह से छोटे कोर्सेज और बड़े कोर्सेज जो लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, तो इस तरह के जो कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। Courses covered range of subject including science, mathematics, engineering, humanities, social science and इस तरह के अलग अलग जो डिसिप्लिन से अलग अलग जो एरिया हैं, उनसे रिलेटेड जो कोर्स है स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल करवाता है। और अगर इंस्ट्रक्टर्स की बात करें हम, तो कोर्सेज आर डेवलप्ड एंड टॉट बाय फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, कि यहाँ पर जो कंटेंट कौन डेवलप कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है, तो उनको एग्ज़ाम देना होता है, और जो भी एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उनको उनको स्वयं पोर्टल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो स्वयं कोर्सेज ऑफन इंक्लूडेड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स सच एज क्विज़ेस, असाइनमेंट एंड डिस्कशन फोरम टू इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप जब अब जब आप मूव कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर अगर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, तो आपको जो भी कोर्स है आप उससे रिलेटेड वीडियो होंगे, क्विज़ेस आपको मिलने होंगे ऑनलाइन, उसके लिंक मिलते होंगे, असाइनमेंट आपको मिलते होंगे, तो आपको क्विज़ेस के आंसर देने होते होंगे, ठीक है, असाइनमेंट आपको देना होता है, और वीडियो जो है आप उसको देखकर चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो स्वयं पोर्टल है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। और जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप सब भी जब करते हैं, तो आपको भी काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को जानने को मिलती होगी, और भी आप सीखेंगे और जानेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने साक्षात और स्वयं पोर्टल की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर के जो बड़े थे, हमें कहानियाँ सुनाते थे, बोलकर सुनाते थे और एक्शन के साथ सुनाते थे। लेकिन टाइम धीरे-धीरे बदल गया। अगर आज की बात करें, तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो स्टोरी भी क्या हो गई है, डिजिटल हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बात करेंगे। डिजिटल स्टोरी का मतलब है कि स्टोरी जो है वो भी आईसीटी की हेल्प से, आईसीटी के जो रिसोर्सेज़ हैं उसकी हेल्प से स्टोरी को बनाया जा रहा है, ठीक है? तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे स्टोरी बोर्डिंग के बारे में कि स्टोरी बोर्डिंग क्या है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बात करें कि डिजिटल कहानी कथन या स्टोरी टेलिंग क्या है, तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज़ द यूज ऑफ डिजिटल टूल एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एंड शेयर नैरेटिव्स, की डिजिटल जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना स्टोरी को बनाने में। तो आप सब भी मोबाइल में आपकी जो फ़ोटोज़ होती होंगी, तो आप भी वॉइस ओवर आप सब भी करते होंगे, और कई बार आप सब क्या करते होंगे, जो फ़ोटोज़ हैं उसको ऐड करके उसके साथ वॉइस ऐड कर दिया, उसके साथ ऑडियो ऐड कर दिया, कोई म्यूजिक ऐड कर दिया। तो आप सब भी तो ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो जो डिजिटल टूल है, चाहे हम ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों की हेल्प से, ठीक है, स्टोरी बनाना। It goes beyond traditional storytelling by incorporating multimedia elements such as इसमें इमेज को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो सकता है कि इस तरह की जो स्टोरी जो है आप अपने मोबाइल पर जो आपके वीडियो एडिटिंग जो इस तरह के जो एप्लीकेशन है, आप उससे भी आप इस तरह की जो स्टोरी है आप तैयार कर सकते हैं।
ठीक है? तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या है कि जब स्टोरी टेलिंग को जो स्टोरी है उसको किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, ऑडियो, वीडियो जो मल्टीमीडिया है उसकी हेल्प से जब बनाया जा रहा है, तो जो स्टोरी है वो किसका रूप धारण कर लेती है? डिजिटल स्टोरी। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्टोरी कि डिजिटल स्टोरी के क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, इसके क्या-क्या घटक हैं, तो आप इन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मल्टीमीडिया कि डिजिटल स्टोरी बनाने के लिए जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, चाहे हम इमेज की बात करें, चाहे हम वीडियो की बात करें, चाहे ऑडियो की बात करें, ठीक है? इसके साथ-साथ आप मोबाइल चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, तो ये क्या है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, ठीक है? फिर आप मान लो आपने इमेजेस कुछ बना ली, ठीक है? अलग-अलग कैरेक्टर की, ठीक है? अब आपने उन इमेजेस को अपने मोबाइल पे आपने डाल दिया, ठीक है? अब क्या करना है इंटरैक्टिव फीचर्स, अब उन जो इमेजेस हैं डिजिटल स्टोरी बनाने के लिए, उनके साथ आपको वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इंटरैक्टिव सुविधाएँ हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है ऑडियंस एंगेजमेंट, दर्शकों का जुड़ाव, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की डिजिटल स्टोरी में जो ऑडियंस है, ठीक है? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इस तरह की जो स्टोरी है वो बना सकता है, तो सबका एंगेजमेंट भी होगा। एक्सेसिबिलिटी की बात करें इस तरह की जो आपने स्टोरी बनाई है, आप किसी को भी ईज़िली शेयर कर सकते हैं। और एजुकेशनल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, शैक्षिक अनुप्रयोग की बात करेंगे, तो हम कोई भी स्टोरी बनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज होता ही है। और आजकल हम देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ पर आप अपनी खुद की डिजिटल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप सब टैलेंटेड हैं, ठीक है? मोबाइल की बात करें, मोबाइल आपको अच्छे से आता है, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, तो आप इस तरह की डिजिटल स्टोरी आप खुद भी बना सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तो डिजिटल स्टोरी जब स्टोरी टेलिंग बोलना और जब स्टोरी टेलिंग स्टोरी को विद द हेल्प ऑफ मीडिया, ऑडियो, वीडियो, ठीक है? चाहे हम मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, उनकी हेल्प से करना, वॉइस ओवर डालना, ठीक है? तो इस तरह से जो हम डिजिटल स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है? अब आपके सामने एक इमेज है। इस इमेज में एक पूरा इवेंट आपको दिख रहा है, ठीक है? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक आदमी है या चलो हम फ़िल्मी बातें करते हैं, तो विलेन भाग रहा है, पीछे हीरो दौड़ रहा है, ठीक है? फिर दूसरे इमेज में देखा कि उस वो ब्रिज पे जो ब्रिज है सामने, ठीक है? वहाँ से कूद गया। नीचे कूदा फिर धीरे-धीरे भागने लगा और ऐसे करते-करते एक हॉल में पहुँचते हैं या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वहाँ पे हीरो जो है उस विलेन को पकड़ के और उसकी पिटाई कर देता है। तो पूरा एक सीन हमारे सामने आ गया। तो देखिए जब कोई मूवी बनती है ना, कोई नाटक बनता है तो उसमें भी जो सीन होते हैं तो ऐसे नहीं कि अचानक से जाके हीरो बता दिया कि तुम उसको जाके उसके पीछे भागो और फिर उसको पकड़ लो, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले जो सीन जो होता है, जो बनता है उसको पहले क्या किया जाता है विजुअलाइज़ किया जाता है। पहले इस तरह की जो एक आप कह सकते हो कि प्री प्रोडक्शन होता है। पहले इस तरह के ड्राइंग इस तरह के स्टोरी जो है उसको पेजेस पे बनाया जाता है, उसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है? ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि अच्छा जो मूवी है, ठीक है? जो भी हम सीन क्रिएट करेंगे वो किस जगह पे सीन क्रिएट किया जाएगा और फिर उस सीन में टाइम कितना लगेगा, उस सीन में कॉस्ट कितना लगेगा। तो ये जब हम देखते हैं कि जो फ़िल्म भी बनती है ना, तो उसमें भी पहले इस तरह का विजुअलाइज़ फॉर्म में होता है, फिर उसको फिर धीरे-धीरे फिर एक्ट फॉर्म में उसको किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टोरी बोर्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टोरी बोर्डिंग, कहानी बोर्डिंग अगर हम इसकी बात करें, तो स्टोरी बोर्डिंग एक विजुअलाइज़ प्लानिंग टूल है, जिसका उपयोग डिजिटल कहानी कहने, फ़िल्म, एनिमेशन और वीडियो उत्पादन सहित विभिन्न रचनात्मक जो परियोजनाएँ हैं, इसकी प्री प्रोडक्शन देखिए प्रोडक्शन मतलब फाइनल कि हाँ, चलो शूटिंग हो रही है। लेकिन शूटिंग होने से पहले ये प्लानिंग स्टेज है, ठीक है? प्री प्रोडक्शन जैसे एक सिंपल सी बात है कि अक्सर हम फ़िल्मों में देखते हैं कि कहीं खजाने का पता लगाना है, तो आप क्या करते हो? आप पहले जो हीरो है उनके पास एक नक्शा होता है, नक्शे में देखते हैं कि अच्छा यहाँ से ऐसे जाएँगे, यहाँ पे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इसी तरह से जब हम स्टोरी बोर्डिंग की बात करते हैं, तो स्टोरी एक पहले से उसको एक विजुअलाइज़ फ़ॉर्म में एक पेपर पे बना लिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। अब उस पेपर पे बन गया, फिर उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि कहाँ पे सीन शूट करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए, ठीक है? उसपे कितना पैसा लगेगा तो फिर सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो प्री प्रोडक्शन जो होता है स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू होता है और उसके बाद जब ये फाइनलाइज़ हो जाता है, तो फिर प्रोडक्शन
स्टार्ट होता है, रियल एक्टिंग वहाँ पर जाकर स्टार्ट होती है। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में जैसे वो मैंने आपको इमेज दिखाई, ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ इलस्ट्रेशन और इमेजेस टू आउटलाइन द की सीन्स इवेंट इन अ नैरेटिव, कि इसमें किसी कथा के मुख्य दृश्यों या घटनाओं को रेखांकित करने के लिए चित्रों या चित्रों के एक क्रम पहले बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन उसका किया जाता है। जैसे पहले एक कॉमिक आती थी चाचा चौधरी की, ठीक है, तो पहले उसमें कॉमिक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कॉमिक में अलग अलग पिक्चर्स होती थी, ठीक है, क्या कहाँ पर क्या हुआ लिखा होता था टेक्स्ट फॉर्म में। लेकिन आगे चलकर फिर उसी को क्या किया गया, उसी को फिर एक उसको सीरियल फॉर्म में उसको फिल्म के तरीके से उसको फिर पेश किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फिल्म में शूटिंग होता है, कोई सीन होता है, तो उसको पहले स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू उसको क्या किया, विजुलाइज किया जाता है, और फिर बाद में जब उसका प्री प्रोडक्शन किया जाता है, और बाद में जब वो फाइनलाइज हो जाता है ना पेपर में कि हाँ यह ऐसे होगा, इस सीन ऐसे होगा, तो उसको बाद में फिर वो एक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी बोर्डिंग, अगर इसके कुछ हम स्टेप की बात करें तो विजुअल प्लानिंग होती है, ठीक है। विजुअल प्लानिंग में स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी इवेंट होना है उसका पूरा एक स्टोरी पूरी बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन टूल है कि अलग अलग जो मान लो जैसे आप इमेज में देख लो, ठीक है। तो पहले एक पूरा विजुलाइज है, ठीक है, एक प्लानिंग है। उसके बाद कम्युनिकेशन टूल की, अगर पीछे हीरो भाग रहा है, आगे विलन है, तो फिर दोनों में क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है, तो ये चीज़ डिसाइड करना। उसके बाद जो भी ये एक्ट होना है, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगना है, कितनी गति होगी। फिर उसके बाद इस तरह की जब प्लानिंग हो जाती है तो फिर फीडबैक हो जाता है कि इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद फिर कॉस्ट एंड रिसोर्स प्लानिंग, कितना कॉस्ट लगेगा और क्या-क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और जब ये चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाती है तो फिर उसको फाइनली उसको एक्ट किया जाता है। तो इस तरह से स्टोरी बोर्डिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी बोर्डिंग क्या है, कि देखिए जब भी कोई फ़िल्म की बात करें, ठीक है? इस तरह की फ़िल्म बनती है तो पहले स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है? पहले उसको विजुअलाइज़ फ़ॉर्म में इस तरह से बनाया जाता है। फिर इस पर पूरा डिस्कस होता है कि कितना कहाँ पर जो है वो सीन किया जाना है, ठीक है? अ इसमें टाइम कितना लगेगा, पेस कितना होगा और कितना कॉस्ट आएगा, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये सारी जो प्लानिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल स्टोरी क्या होता है, स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसको आपने कभी ना कभी सुना होगा। जैसे-जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने एक और तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना दिया है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमें साइबर क्राइम के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और किन-किन तरीकों से साइबर क्राइम होता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें साइबर क्राइम की या साइबर अपराध की कि होता क्या है। तो साइबर क्राइम इज़ ए क्रिमिनल एक्टिविटी, कि साइबर क्राइम क्या है, एक आपराधिक गतिविधि है जो कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क डिवाइस है, इन सब इसमें क्या किया जाता है, इनको हैक कर लिया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस को हैक कर लिया जाता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, पूरी कंपनी का भी हो सकता है। और उसके बदले में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो किसकी डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं कि आप पैसा दोगे तभी हम आपके कंप्यूटर को या आपके सिस्टम को हम उसको अनलॉक करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइबर क्राइम होता है। तो इसमें क्या है कि चाहे हम इंडिविजुअल की बात करें, सरकार की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, हर किसी के लिए साइबर क्राइम जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे-जैसे हम देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो रही है, वैसे-वैसे जो साइबर अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, ये अलग-अलग तरीके से इस तरह के जो फ्रॉड एंड धोखाधड़ी है, वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये साइबर क्राइम किन-किन तरीकों से हो सकता है। तो पहला अगर हम बात करें,
डाटा ब्रीचेस एंड प्राइवेसी कंसर्न। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं किसी कंपनी का, किसी इंडिविजुअल का, उसको जो डाटा है उसको हैक कर लेते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, और बदले में उनसे क्या करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं कि आप अगर हमें पैसा देंगे तभी हम आपको डाटा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और कई कई बार ये भी होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं किसी एक इंडिविजुअल का, कंपनी का डाटा वहाँ से चोरी करके किसी और को बेच देते हैं, किसी अदर कंपनी को। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर अगर हम फाइनेंशियल लॉस की बात करते हैं, फ्रॉड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, साइबर क्राइम्स कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपके साथ पैसों की धोखाधड़ी भी हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड घोटाले, ये आम बात है कि आपके आपके पास किसी का फ़ोन आया और उसने आपसे कहा कि मुझे आपको इतने पैसे देने हैं, आपके पास मैं लिंक दे रहा हूँ और आप उसको क्लिक करिए। तो ऐसे में भी हो जाता है कि आपने बिना सोचे समझे उसको क्लिक किया और क्या हुआ, आपके जो अमाउंट अकाउंट का जो पैसा है वो उनके पास चला गया। और कई बार ये भी होता है कि आप घर में बैठे हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि आपके अकाउंट से किसी ने इतने पैसे निकाल लिए। तो आजकल इस तरह की भी जो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान सबको ही होता है। फिर अगर हम बात करें रैनसमवेयर हमले, तो अक्सर हम देखते हैं कि चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, अचानक से ये रैनसम जो ये इस तरह के जो वायरस हैं, हम देखते हैं वायरस अटैक हो जाता है, ठीक है, और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है। और जो हैकर्स हैं वो मांग करते हैं कि आप हमें इतनी फाइलें देंगे तभी हम आपकी जो फाइल्स हैं, ठीक है, और जो आपका जो सिस्टम है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी हम उसको छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह के भी रेसमवेयर जो हमले हैं हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग की बात करें, तो ये क्या होता है, तो साइबर अपराधी अक्सर व्यक्तियों की गोपनीय जानकारी देने या सुरक्षा से समझौता करने वाले कार्य के लिए हेरफेर करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हमलावर संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए, व्यक्तियों को बरगलाने के लिए भरोसेमंद संस्थाओं का रूप धारण कर लेते हैं कि हम इस संस्था से बोल रहे हैं या हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं। तो सामने वाले से इस तरह से बातचीत करते हैं कि सामने वाले को उस पर ट्रस्ट हो जाए और फिर उसके साथ इस तरह की जो धोखाधड़ी है कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइबर जो क्राइम है अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन नुकसान किसका होता है, नुकसान इंडिविजुअल का होता है, सोसाइटी के लोगों का ही होता है। तो क्या करें, व्हाट टू डू। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, बेहतर साइबर सुरक्षा के जो उपाय हैं, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। साइबर जो ये क्रिमिनल्स हैं इनकी पहचान करो, इनको पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि देखिए आपको पता है साइबर क्राइम क्या होता है, आपको पता है कैसे होता है, तो जो भी इसकी सेफ्टी मेजरमेंट हैं, जिन तरीकों से आपको इसको देखना पड़ेगा कि किन किन तरीकों से, चाहे जैसे अगर चाहे हम जीमेल की बात करें, चाहे हम आपके फेसबुक की और इन अलग-अलग जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड की बात करें, आपके डेबिट कार्ड की बात करें, तो अक्सर बैंक के थ्रू भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, तभी हम इस तरह के जो साइबर अटैक है यहाँ से हम बच सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर चोरी होना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसको बेचना। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है और इस पायरेसी को रोकने के लिए, इस चोरी को रोकने के लिए क्या-क्या लीगल रेमेडीज है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करें तो उसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी रिफर्स टू द अनऑथराइज कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की, इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी कॉपी करके, ठीक है, उसको बेचना, उसका उपयोग करना। मान लो आपने सॉफ्टवेयर अपना डेवलप किया, ठीक है, और कोई दूसरा
उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर अगर बेचने लगा, तो इससे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर पायरेसी। मतलब उसने आपका जो क्रिएशन है, आपका जो प्रोडक्ट है, किसी और ने उसको चोरी कर लिया, ठीक है, और उसको बेच रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप उसको अगर लेने जाओगे, ओरिजिनल लेने जाओगे, तो उसका जो प्राइस है 8,000 से ज़्यादा होता है। लेकिन मार्केट में उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है 400 500 में मिल जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी निकल रही है, तो मतलब क्या यहाँ पर पायरेसी हो रही है, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट की चोरी हो रही है। तो इस अवैध गतिविधि से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंपनियों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। कि अगर इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी जो होंगी, तो इससे क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो कंपनी है, उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ लीगल रेमेडीज भी हैं, तो हम उसकी बात करते हैं अब कि इन लीगल रेमेडीज के थ्रू जो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है, सॉफ्टवेयर की चोरी है, इसको कम किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा कानून जो है, एक लॉ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इसमें क्या कहा गया है? सॉफ्टवेयर कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा कानूनों द्वारा संरक्षित है कि सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ such as copyright which grant exclusive right to the creator of the सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर के रचनाकार हैं, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो उनको विशेष अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। कि उन लोगों को ये राइट देता है, विशेष अधिकार प्राप्त करता है कि जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है। और कॉपीराइट उल्लंघन के दावे उन व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ दायर किए जा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर बेच रहे हैं, उनकी चोरी कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, लोगों को, किन लोगों को? जिनका अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनके अपने सॉफ्टवेयर, उनको राइट देता है कि भाई ये तुम्हारा अपना ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और अगर कोई दूसरा बंदा अगर इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर रहा है, डुप्लीकेट बनाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें चीज़ एंड रजिस्टर लेटर की, तो ये लेटर क्या है? तो कई बार जो कॉपीराइट होल्डर है, उसको लगता है कि कोई पर्सन, ठीक है, उसको अगर शक होता है कि उसको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको मतलब गलत तरीके से या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर बेच रहा है, तो ये क्या कर सकता है? उसके खिलाफ उसको एक लेटर भेज सकता है, ठीक है, उसको एक नोटिस भेज सकता है। और इस नोटिस में उसको बोल सकता है कि जो भी तुम ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, जो मेरा जो प्रोडक्ट है तुम डुप्लीकेट जो बनाकर बेच रहे हो, मेरे सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बेच रहे हो, तुम इसको बंद करो। अगर नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस दायर कर दूंगा। तो चीज़ एंड रजिस्टर लेटर इस तरह का लेटर होता है, ठीक है। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि लीगल नोटिस। और फिर सिविल लॉ सूट, तो सिविल मुकदमे। और अब इस एक क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि कॉपीराइट होल्डर्स हैव द ऑप्शन टू फाइल सिविल लॉ सूट अगेंस्ट एलेग्ड इन्फ्रिंगर्स। कि इसमें क्या है कि कॉपीराइट जो धारक है, उसके पास कथित जो उल्लंघन करता है, ठीक है, उनके खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर करने का विकल्प होता है। अगर मान लो इन्होंने लेटर भेजा उसको, अगर वो फिर भी ना माना, तो फिर क्या करते हैं? कॉपीराइट होल्डर, उसके पास राइट है, वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है। और ऐसे मामले में उसको जितनी भी नुकसान हुआ है, जितना भी उसको घाटा हुआ है, उसकी डिमांड कोर्ट के सामने कर सकता है कि इसने मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी इतनी सारी बेच दी, तो मुझे इतना नुकसान हुआ है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? अदालत जो भी पर्सन है, जो भी डुप्लीकेट चीज़ें बेच रहा है, ठीक है, उसको इस चीज़ को रोकने के लिए कह सकती है। और साथ में ये भी कह सकती है कि भाई इनकी जितनी भी एक्चुअल में इनको नुकसान हुआ है, तुम उसकी भरपाई करो। फिर अगर हम बात करें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की, बात करें आपराधिक अभियोजन की बात करें, तो कुछ मामले ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मामले सॉफ्टवेयर चोरी के ऐसे हैं कि उसको आपराधिक माना जाता है, और जिसमें जो उल्लंघन करता है उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। और ऐसे में जो सरकारी एजेंसियां हैं, ठीक है, या कानून प्रवर्तन जो प्राधिकरण है, बड़े पैमाने पर या वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है, इसके लिए कुछ लीगल रेमेडीज भी हैं, ठीक है, जिसके थ्रू उसको कम किया जा सकता है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें डिजिटल राइट मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसको डीआरएम भी कहते हैं, तो डीआरएम टेक्नोलॉजी आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर की। जो ये टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग सॉफ्टवेयर सहित जो डिजिटल सामग्री है उस तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एंड दिस मेजर एम टू प्रिवेंट अनऑथराइज कॉपिंग और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सॉफ्टवेयर की जो अनऑथराइज जो कॉपिंग है, ठीक है, और जो नकल है उसको रोकना, ठीक है, उसको कम से कम करना। तो ये इसका काम है, इसके तहत ये चीज़ें की जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है और इसको कम करने के लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्लेजरिज्म के बारे में और फेयर यूज़ के बारे में कि प्लेजरिज्म क्या होता है और फेयर यूज़ क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लेजरिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक चोरी। तो चोरी तो आपने सुनी होगी कि किसी के घर से चोरी हो गई, किसी का पैसा चोरी हो गया, किसी की जेब से फ़ोन चोरी हो गया, किसी का हार चोरी हो गया। लेकिन ये साहित्यिक चोरी क्या है, ये प्लेजरिज्म क्या है, तो इसको भी हम सिंपल से वर्ड्स में जान लेते हैं कि मान लो आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई पोयम लिखी और किसी दूसरे ने उस बुक का जो कंटेंट है से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके उसने अपने नाम से एक बुक छाप ली, ठीक है। आपकी कोई पोयम थी, किसी दूसरे ने उस पोयम को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप दी, ठीक है। आपने कोई पेपर लिखा, किसी दूसरे ने उसको कॉपी पेस्ट किया और उसको छाप दिया, उसको पब्लिश करा दिया। तो मतलब क्या था कि आपका ओरिजिनल वर्क था लेकिन किसी और ने उसको कॉपी पेस्ट करके और अपने नाम से छाप दिया, तो उससे हम कहेंगे साहित्यिक चोरी। और उसने दूसरी गलती क्या की कि मान लो आपका काम है, कोई और दूसरा यूज़ कर रहा है, तो उसको उसको उसका मेन मतलब उसको क्या करना चाहिए कि आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मैंने जो ये पेपर लिया है या जो मैंने कंटेंट लिया है इस पर्सन से मैंने लिया है, इस पर्सन की इस बुक से मैंने लिया है। तो यहाँ पर साहित्यिक चोरी है कि कोई दूसरा इंसान आपका कंटेंट यूज़ कर रहा है लेकिन बिना आपको क्रेडिट दिए यूज़ कर रहा है, ठीक है, बिना आपको इन्फॉर्म किए यूज़ कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म कहेंगे, साहित्यिक चोरी कहेंगे। तो प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया, वर्ड और वर्क एज योर ओन विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, कि किसी और के काम को आप अपना काम बनाकर आप उसको यूज़ कर रहे हो और जिसका आपने कंटेंट लिया है उसको आपने किसी तरह का क्रेडिट भी नहीं दिया, ठीक है, उसका नाम नहीं लिया, उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं दिया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म कहेंगे। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है बुक हो गया, कंटेंट हो गया, पेपर हो गया, विदाउट परमिशन एंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर एट्रीब्यूशन, कि आप किसी की बुक्स का है, किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, किसी की बुक का कोई चैप्टर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो अपने नाम से कर रहे हो। आपने जिसका कंटेंट यूज़ किया, जिसका पेपर यूज़ किया, जिसका चैप्टर यूज़ किया, उसको किसी तरह का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, तो इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपने जिसका भी चैप्टर यूज़ किया, जिसका भी पेपर यूज़ किया, जिसका भी कंटेंट यूज़ किया, आपने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा है उसको अपने नाम से कर दिया और तीसरा है आपने जिसका कंटेंट यूज़ किया उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्लेजरिज्म क्या है, साहित्यिक चोरी क्या है, कि किसी दूसरे के काम को अपने नाम से आपने उसको पब्लिश करवा दिया और आपने जिसका यूज़ किया, ठीक है, जिसका कंटेंट यूज़ किया, आपने उसको किसी तरह का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, बिना उसकी परमिशन के आपने उसको अपने नाम से ही पब्लिश करवा दिया, उसको अपने नाम से छपवा दिया। तो इसे कहेंगे साहित्यिक चोरी, ठीक है। अब आता है फेयर यूज, उचित प्रयोग। तो उचित उपयोग एक कानूनी सिद्धांत है जो कॉपीराइट धारक की अनुमति या भुगतान की आवश्यकता के बिना कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट की जो सामग्री है उसकी उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। फेयर यूज इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट अलाउज द यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, ठीक है, कि ये जो लीगल डॉक्ट्रिन है, ये जो कॉपीराइट मटेरियल है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हाँ ये अलाउ करता है कि आप जो भी ओनर है आप
कि बिना परमिशन के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो वो सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? पहला है पर्पज़, ठीक है? कि जब आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है? ठीक है? आप एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हो, आप कॉमर्शियल पर्पज़ से कर रहे हो, आप नॉन प्रॉफिट पर्पज़ से कर रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है? ठीक है? सेकंड है नेचर क्या है? द नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विथ सम टाइप्स ऑफ वर्क मोर लाइकली टू बी एलिजिबल फॉर फेयर यूज़, कि आपका एजुकेशनल पर्पज़ है, आपका आपका जो नेचर है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कि कॉमर्शियल है यहाँ पे, ठीक है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ वर्क क्या है, कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं आप उसको बेच तो नहीं रहे, ठीक है। थर्ड है इफेक्ट, कि जो भी आपने ओनर है, ठीक है, आप जो भी पर्सन है, उसकी जो भी आपने कंटेंट यूज़ किया, ठीक है, तो उससे उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, उसका ओरिजिनल वर्क है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें, चाहे हम पर्पज़ की बात करें, नेचर की बात करें, इफेक्ट की बात करें, अगर ये तीनों चीज़ें, ठीक है, जो एक्चुअल में ओनर है, जिसका रियल वर्क है, उस पर अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो फिर तो जिसने इसको चोरी किया है उसके लिए फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो फिर सेफ है कि हाँ ठीक है, फिर इन इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आप जो है जो कॉपीराइटेड वर्क है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्लेजरिज्म क्या होता है और इसको फेयर यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। फेयर यूज़ का मतलब है कि ये नहीं कि आपने किसी का कंटेंट इस्तेमाल किया, बिना पूछे किया और अपने अपने प्रॉफिट के लिए किया, ठीक है, आपने उसको बिजनेस पर्पज से किया, आपने उसको सेल करने के लिए किया। अगर इसका जो ओनर है, ठीक है, जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर इस उसका इन चीज़ों का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीज़ों से उसको लॉस होता है, तो फिर आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी का कंटेंट यूज़ करो तो आप उसको क्रेडिट दो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जब कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, लैपटॉप यूज़ करते होंगे, तो आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो आप जाकर गूगल से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ मेंबरशिप या चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दो चीज़ें हम बात करेंगे आज, कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपने देखा हो कि लोग ओपन है, लेकिन प्रोप्राइटरी में क्या है, लोग बंद है, ठीक है। तो चलो, यहाँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोप्राइटरी और ओपन, ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन है, कोई टर्म्स कंडीशन इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होती। लेकिन प्रोप्राइटरी में क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम विंडोज़ की बात करते हैं, आईट्यून्स की बात करते हैं, गूगल अर्थ, स्काइप, मैक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लिनक्स है, जावा है, पीएचपी है, ब्लेंडर है, फायरफॉक्स है, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम विंडो की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, मैक की बात करें, ठीक है, तो ये हर किसी के लिए ओपन नहीं होता। अगर आपको इनको चलाना है तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट आप देना पड़ेगा, तभी एक कंपनी आपको लाइसेंस और वो कीवर्ड आपको देगी, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ओपन है, ठीक है, सबके लिए, किसी तरह का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होती। लेकिन प्रोप्राइटरी में टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस बेस पर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो अब समझ लेते हैं कि क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। स्वामित्व सॉफ्टवेयर, हिंदी में इसको स्वामित्व कहेंगे, मतलब जिस पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो और आप उसके हिसाब से ही इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है।
जो भी ओनर होगा उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको आपको फॉलो करना होगा। तो इट इज़ ओन बाय अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडिविजुअल, किसका स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास या कंपनी के पास होता है। और जो सोर्स कोड की बात करें, ठीक है, कि जो होते हैं उसकी अगर बात करें तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। यूजर टिपिकली रिसीव ओनली द कंपाइल्ड एक्सिक्यूटेबल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जो भी सॉफ्टवेयर पब्लिक को, जनता को, या आप अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर लेना चाहेंगे तो कंपनी आपको जैसा देगी, जिस वर्जन में देगी, आप उसी वर्जन में आपको ये लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपको फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड, कि सॉफ्टवेयर तक पहुंच आमतौर पर प्रतिबंधित होती है। आप विंडो की बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, आप ऐसे ही नहीं उसको ले सकते, ऐसे ही नहीं उसको डाउनलोड कर सकते, ठीक है। उसको लेने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती है, और जो उन कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको मानना पड़ता है। तो यूजर ऑफर नीड टू परचेज अ लाइसेंस, कि आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है इसके लिए, टू यूज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज आर डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर ओनर और डेवलप, की जो इसको बनाता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसी टर्म्स एंड कंडीशन को मानकर ही आप उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल बाय द कंपनी और अ पर्सन हु ऑन द राइट, ठीक है। कि जिसने इसको बनाया है, इसका चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सब कुछ करना उसी का काम होता है। तो इसके जो एग्जांपल हैं हम देख चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, एमएस विंडो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैक की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। बाकी कई सारे जो वीडियो गेम्स हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, इज टिपिकली डेवलप कोलेबरेटिवली, कि इसको क्या है कि आमतौर पर सहयोगात्मक, काफ़ी लोग जो है इसको मिलकर इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जो सभी के लिए ओपन होता है। द सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, की इसका जो सोर्स कोड होता है, की होता है, वो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हर कोई इसको अपना यूज़ कर सकता है। ओनरशिप ओपन लाइट विद अ कम्युनिटी और ऑफ डेवलपर्स रेदर देन अ सिंगल एंटाइटी, कि इसका जो स्वामित्व है किसी एक की बजाय एक कम्युनिटी के पास होता है जो इसको डेवलप करती है, जो इसकी देख रेख करती है। तो यहाँ पे इतना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। यूजर आर फ्री टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड, की जो उपयोग करता है, यूजर है, इसको देखने के लिए, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको मॉडिफाई करना, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस, एक ये जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है उसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, विच अलाउस यूजर टू फ्रीली यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। तो the development process is open to the public, encouraging collaboration and contribution from diverse community of developers. दिस ऑफन लीड्स टू इनोवेशन एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि लगातार यहाँ पे इनोवेशंस होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। एग्जांपल जो इसके कुछ हैं, जैसे काफ़ी लोग जो इस्तेमाल करते होंगे मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र जो इस्तेमाल करते होंगे, अगर कुछ लिनक्स भी करते होंगे तो आप ये जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कोई ऐसा पेमेंट करने वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।